हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में लेना था लेकिन वो तब रह गया था ये पॉइंट। एंड आज हमें उसके साथ ही देखना है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्लांट में वाटर का रूट कैसे होता है अक्रॉस द रूट पाथ कैसे होगा। रूट क्या करता है, पानी को एब्सॉर्ब करता है और अलग अलग पार्ट में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो उसका पाथ एक्चुअली कैसे होगा और उसके साथ हमें देखना है मैकेनिज्म जो होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर का, उसके बारे में भी देखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं हम पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें देखना है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। इससे क्या कहा जाता है, जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द जाइलेम इन द रूट। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, राइट ऑन जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू जाइलेम इन रूट्स। तो आपको इस पे लिखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्योंकि इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट। तो मूवमेंट भी कह सकते हो, पाथ भी कह सकते हो, जर्नी भी कह सकते हो। तो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आंसर यही रहेगा। तो अभी तक हमने देखा कि क्या होता है, वाटर जो होता है सॉइल में से कौन एब्सॉर्ब करते हैं, जो रूट हेयर के सेल होते हैं। रूट हेयर ऐसे दिखता है, इसके जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से वो एब्सॉर्ब करेंगे, वहाँ पे प्रोसेस हमने देखे थे। कौन से प्रोसेस थे, इम्बिबिशन था, उसके बाद डिफ्यूजन था, उसके बाद ऑस्मोसिस था। तो इस प्रोसेस थ्रू क्या करेगा, जो भी रूट हेयर में सेल प्रेजेंट होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर क्या है, अभी प्लांट के अंदर आ चुका है। क्या होगा अभी, वाटर पासेस थ्रू इपिडर्मल सेल, इसे इपिब्लेमा भी कहा जाता है। उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद वो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसके बाद पेरीसाइकल और सबसे लास्ट में वो कहा चला जाता है, प्रोटोजाइलम में क्या है, वाटर चला जाता है। मतलब 1 बाय 1 लेयर टू लेयर क्या होगा, ये पास होगा सेल बाय दीज 3 प्रोसेस। पे हमने प्रोसेस देख ली है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चलो अभी हम डायग्राम देखते हैं और डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने जो सेकंड पॉइंट बताया आपको एक बार फिर से देखो। वाटर पासेस थ्रू, तो वाटर कहाँ से पास होगा, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, इपिडर्मल सेल कहा जाता है। इसे इपिब्लेमा भी कहा जाता है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा। ओके, तो ये क्या है, रूट हेयर है। रूट हेयर से क्या होगा, वाटर पास हो रहा है। ओके, तो कौन से बीच में क्या क्या आएगा देखो। उसके बाद ये जो इपिडर्मल लेयर है उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पे बाद आएगा यहाँ पे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखो ये जो दिख रहा है सर्कल वाला, जो जिसमें थोड़े से क्या है, अंदर से एक लाइन भी है, वो हो गया एंडोडर्मिस। उसके बाद आएगा देखो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में चला जाएगा वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पेरीसाइकल लेयर होगी, ये लेयर होती है रूट के। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद मतलब पेरीसाइकल कहा जाता है। पेरीसाइकल मतलब बाहर का ये जो पोर्शन है वो, और फिर चला जाएगा प्रोटोजाइलम में। प्रोटो मतलब जो इनिशियल होगा, स्टार्टिंग वाला लेयर होता है जाइलम का, वहाँ पे वाटर चला जाएगा। When root hair cell absorb water, it become turgid। तो ये रूट हेयर जब भी क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, मतलब ऐसे फूल जाएंगे वो। ओके, क्यों, क्योंकि उन्होंने वाटर को अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है, तो टर्जिड हो जाते हैं। इट्स टर्जिडिटी प्रेशर इंक्रीज, इनका टर्जिडिटी प्रेशर इंक्रीज होता है। किसी भी गुब्बारे में अगर बलून में हवा भरोगे तो अंदर का जो गैस होता है वो क्या करता है, जो वॉल होगी उस पर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। वैसे ही इस सेल में अगर अंदर का मटेरियल ज़्यादा हो रहा है, वो फूल रहा है, मतलब थोड़ा सा फैटी हो रहा है, तो अंदर जो मटेरियल है वो वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। उसे क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर कहा जाता है। बट इट्स डीपीडी वैल्यू डिक्रीजेस, इसकी डीपीडी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। सिर्फ क्या बढ़ेगा, टर्जर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, देख उसके बाद क्या होगा, ये क्या करता है, इमीडिएटली जो एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल होगा इनर टू इट, मतलब इसने क्या किया, वाटर को एब्सॉर्ब करके टर्जिड हो गया, मोटा हो गया।
इमीडिएटली क्या करेगा, उसका जो एडजेसेंट सेल होगा, उसका जो बाजू वाला सेल होगा, उसमें क्या करता है इस मटेरियल को, जिसका डीपीडी क्या होगा, वैल्यू बड़ा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। तो ये क्या करता है, उस एडजेसेंट सेल को क्या करता है, ये जो है इसके पास वाटर, उसे क्या करता है, पास करता है। कॉर्टिकल सेल जो होता है वो वाटर को इससे क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा और वो खुद टर्जिड बन जाएगा। तो टर्जिड रूट हेयर सेल जो है उससे क्या करेंगे, जो भी कॉर्टिकल सेल होंगे, मतलब रूट हेयर के नज़दीक जो सेल होते हैं, वो क्या करेंगे, इस वाटर को एब्सॉर्ब कर लेंगे और खुद क्या बन जाएंगे, टर्जिड। इसमें से पानी को उन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया, एडजेसेंट जो सेल थे उन्होंने। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो फ्लैसिड रूट हेयर्स होते हैं, दे नाउ एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। इनकी टर्जिडिटी कम हो गई, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, तो फिर से क्या करेंगे, सॉइल में से वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे। मतलब एक ऐसे पानी को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे समझो। उठाया, उनके पास एक बैग है, एक सैक जैसा मटेरियल है, मतलब वो खुद ही उसमें पानी भरते, एडजेसेंट सेल को देते, वापस आते, फिर से पानी भरते, एडजेसेंट सेल को देते। ऐसी प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। वाटर फ्रॉम द टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज एब्सॉर्ब बाय द इनर कॉर्टिकल सेल। तो सपोज इसने क्या कर दिया, इसे अपना वाटर दे दिया, तो ये टर्जिड बन गए। ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट को वाटर दे देगा, वो क्या करेगा, अपने एडजेसेंट को वाटर दे देगा। मतलब 1 बाय 1 क्या करेंगे, ये ऐसे टर्जिड होते चले जाएंगे और कहाँ तक चला जाएगा, ऐसा जाइलम लेयर तक चला जाएगा। जाइलम मतलब सबसे इनर, जो वाटर को क्या करता है, फ्लो करता है अलग अलग पार्ट में प्लांट के। ओके, तो वाटर फ्रॉम द टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज एब्सॉर्ब बाय द इनर कॉर्टिकल सेल एंड द प्रोसेस गोज ऑन। जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे करते करते क्या है, वो जाइलम तक वाटर पहुंच जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहेगी। इसने क्या किया, रूट हेयर ने यहाँ पे वाटर दे दिया, वापस चला गया वाटर लेने, तब तक ये यहाँ तक पास करता है, ये वापस लेकर आएगा, तब तक ये क्या है, रेडी है टू एब्सॉर्ब फ्रॉम इट। ओके, तो जो क्या होंगे, ग्रेडियंट होंगे सक्शन प्रेशर के, जिसे क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है, इज डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ इपीब्लेमा टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो इपीब्लेमा से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, कहाँ तक चली जाएगी, कॉर्टेक्स तक चली जाएगी ये प्रोसेस। कॉन्सिक्वेंटली वाटर मूव रैपिडली अक्रॉस द रूट। तो ऐसे क्या होता है, ये प्रोसेस हम देख रहे हैं कि स्लोली हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ से वाटर कंटिन्यूस क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। एक पानी को ले लेगा, टर्जिड हो जाएगा, दूसरे को दे देगा, वापस क्या होगा, फ्री होगा, फिर से पानी लेगा, फिर से टर्जिड होगा, फिर दूसरे को दे देगा। ऐसी प्रोसेस क्या होती रहेगी, कंटिन्यूस होती रहेगी। कब तक, जब तक कि वो सेल क्या है, लिविंग है। तो ये प्रोसेस क्या है, रूट थ्रू क्या है, होती रहती है, कहाँ पे, लिविंग सेल के कॉर्टेक्स में। और ये क्या करता है, पैसेज द सेल एंडोडर्मिस एंड फाइनली टू द पेरीसाइकिल। तो ये क्या करते हैं, ऐसे करते करते जो पेरीसाइकिल दिखाया है यहाँ पे, वहाँ तक पानी को पहुँचाते। प्रोटोजाइलम इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द पेरीसाइकिल। तो ये पेरीसाइकिल से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कौन, जो प्रोटोजाइलम होंगे वो। इट इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। क्यों, ये रूट के प्रेशर की वजह से ऐसे होता है। वाटर फ्रॉम पेरीसाइकिल इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम। तब क्या है, ये क्लोज होंगे एक दूसरे से, तो फोर्स से वाटर को कहाँ पास किया जाता है, इनटू द जाइलम। जाइलम के अंदर उसे पास किया जाएगा। पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस रूट ऑकर्स बाय द 2 टाइप। तो यहाँ पे 2 टाइप से क्या होता है, दिखता है। पहला टाइप होगा एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है सिम्पोप्लास्ट पाथवे। तो चलो अभी दोनों पाथवे को समझ लेते। अभी जर्नी तो समझ में आई है, ये रूट हेयर क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, ऐसा टर्जिड बन जाएगा, अपने एडजेसेंट को क्या कर देगा, वो वाटर पास कर देगा, फिर ये वो एडजेसेंट जो था वो टर्जिड बन जाएगा, ये इधर पास कर देगा, ऐसे करते करते जाइलम तक वाटर पहुंच जाएगा। ये फिर से क्या है, रेडी। मतलब ये प्रोसेस क्या होती रहती है, सिक्वेंशियली ये प्रोसेस होती रहती है। इसे क्या कहा जाएगा, जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द जाइलम। ऐसे वाटर को सॉइल से निकाल के जाइलम तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम सॉइल टू द रूट, ये 2 वे से होता है। पहला वे ऐसे होगा कि ये जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा, अक्रॉस द रूट होगा थ्रू सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ से क्या होगा, मतलब ये जो कॉर्टिकल होगा सेल रूट का, वहाँ से जब पास होता है वाटर, उसे क्या कहा जाएगा, अपोप्लास्ट।
दूसरा जो टाइप है वो कहाँ से पास होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्लाज्मोडेस्माटा दिखाया था। तो प्लाज्मोडेस्माटा मतलब दो एडजेसेंट सेल के बीच में क्या होता है, एक क्या होता है, ब्रिज जैसा होगा, वहाँ से पास होगा। तो देखो पहला हमें देखना है एपोप्लास्ट क्या होता है। वेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वाटर का अमाउंट क्या होगा, पासेस अक्रॉस द रूट, रूट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, थ्रू सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा ऑफ कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट, जो कॉर्टिकल सेल होते हैं, दो कॉर्टिकल सेल के बीच में जो क्या होगा, गैप होगा, उसे क्या कहा जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। और सेल वॉल मतलब ऐसे सेल वॉल है और ऐसे कॉर्टिकल क्या है, सपोज सेल प्रेजेंट है, तो यहाँ का जो गैप होगा, यहाँ से वाटर क्या होता है, ऐसे पास होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा, अपोप्लास्ट पाथवे। ओके, और ये कहाँ पे ऑकर होता है, ये जनरली ऑकर होता है, दिस पाथवे ऑकर्स अप इन द एपोडर्मिस। तो एपोडर्मिस जो सेल होते हैं वहाँ पे इस टाइप का क्या होता है, वाटर का फ्लो ऑकर होता है। कहाँ से पास होगा, सेल वॉल और इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा उनके बीच में से क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पास होता है, उसे क्या कहा जाएगा, अपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा जो टाइप है वो हमें देखना है सिम्प्लास्ट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर पासेस अक्रॉस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू द अनदर लिविंग सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो ऐसे जो लिविंग सेल होते हैं, तो दो लिविंग सेल के बीच में क्या होगा, ऐसे क्या होता है, जगह होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। एक बार फिर से देखेंगे हम प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। इस पाथवे को क्या कहा जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। इसका और एक नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, ये वाटर पास हो रहा है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, इसे क्या कहा जाएगा, सिम्प्लास्ट और ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन के लिए भी आता है, व्हाट इज़ द अपोप्लास्ट पाथवे एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है कि जो अपोप्लास्ट का मीनिंग क्या है, जब वाटर क्या होगा, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर अक्रॉस होगा, कहाँ से, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा कॉर्टिकल सेल का, उसके बीच में से, तब उसे कहेंगे अपोप्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट कैसे होगा, एक लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल में वाटर का पासिंग हो रहा है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, उसे हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट और ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो देखो यहाँ पे दो सेल दिख रहे होंगे, लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, भूल गए होंगे इसलिए एक बार फिर से देख लो। ये एक सेल है और एक दो सेल है, दो लिविंग सेल है। इन एक पहले सेल से दूसरे सेल में जब वाटर का फ्लो होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्मा, उसे क्या कहा जाता है, इस पाथवे को क्या कहा जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो दो सेल के बीच में थोड़ा सा ओपनिंग होता है, वहाँ से क्या होगा, वाटर क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाएगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, इसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। तो यहाँ पे भी देखो लिखा है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होगा, प्लास्टिक कहा जाता है, प्लास्टिक लिख दिया उन्होंने, ये क्या होगा, सेल वॉल थ्रू होगा, मतलब सेल वॉल थ्रू यहाँ से होगा, जो दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, उसे क्या कहेंगे, अपोप्लास्ट पाथवे, सेल वॉल से क्या होता है, पास होता है। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म थ्रू पास होगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म थ्रू क्या होगा, वो पास होगा। तो चलो अभी दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, अपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिम्प्लास्ट पाथवे, तो आप ये उसके लिए 4 पॉइंट लिख सकते हो। ओके, उन्होंने सिर्फ एक ही पूछा है, 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ मतलब पहला पॉइंट डेफिनेशन और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अपोप्लास्ट पाथवे एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे, तो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है, तब क्या क्या पॉइंट आने चाहिए, तो 4 पॉइंट आने चाहिए अगर 4 मार्क आए। तो सबसे पहला क्या होगा, इन अपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस, तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में से वाटर क्या मूव होगा, अभी हमने डायग्राम में देखा। यहाँ पे क्या होगा, इन सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, और उसी ब्रिज को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। मैंने आप लोगों को दिखाया प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जो ब्रिज ज्वाइन करता है, जो ओपनिंग ज्वाइन करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, और मूवमेंट ऑफ वाटर वहाँ से ही होगा। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉन
ऑस्मोटिक। ये वाटर क्या होती है, मूवमेंट नॉन ऑस्मोटिक, मतलब ऑस्मोटिक की वजह से ये मूवमेंट नहीं हो रही, ये अपने आप होगी। यहाँ पे जो हो रही है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एक सेल क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, टर्जिड हो रहा है, उसके बाद उसके एडजेसेंट जो सेल होगा वो उसमें क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को पास कर रहा है। ऐसे करते करते वाटर क्या है, जाइलम तक पहुंच जाता है। मतलब ये प्रोसेस क्यों होगी, ऑस्मोसिस की वजह से होगी। ओके, ये जो प्रोसेस है नॉन ऑस्मोटिक है, इसलिए प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि एक क्या है, स्पेस है, स्पेस में से वाटर, पाइप है, पाइप में से वाटर को मूव होना है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। ये ऑस्मोसिस से वजह से, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसीलिए ये प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी। सो हियर इन द अपोप्लास्ट पाथवे द मूवमेंट ऑफ वाटर इज फास्ट, हियर मूवमेंट ऑफ वाटर इज स्लो। ये कहाँ पे ऑकर होता है, ये ऑकर होगा इन द एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस में ऑकर होगा। ये कहाँ पे ऑकर हो सकता है, इट मे बी फॉलो थ्रू द एंडोडर्मिस एंड द पेरीसाइकल, ये दोनों में भी हो सकता है। एंडोडर्मिस तक भी जा सकता है और पेरीसाइकल तक भी जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो फॉर द डिफरेंस पर्पज। तो चलो अभी रूट प्रेशर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। रूट पे भी प्रेशर क्या होता है, एग्जर्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन द टर्म रूट प्रेशर, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रूट प्रेशर। या कभी कभी ये एमसीक्यू पॉइंट भी है, डैश डैश इज यूज टू मेजर द रूट प्रेशर। तो चलो देखते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। अभी हमने देखा क्या होता है, ड्यूरिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर डेवलप। तो क्या होता है, रूट क्या करता है, रूट हेयर का जो सेल होंगे कंटिन्यूसली वाटर को एब्सॉर्ब करके अंदर के सेल में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होती रहती, कंटिन्यूस होती रहती। इस कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से एक प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे डेवलप होता है, लिविंग सेल के रूट में डेवलप होता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है रूट प्रेशर। मतलब रूट प्रेशर दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। रूट जो क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करके अंदर के टिश्यू में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पास कर रहे हैं। इस फ्लो की वजह से क्या होता है, वाटर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कहाँ पे होता है, लिविंग सेल के रूट में होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर। तो ये जो रूट प्रेशर है इसका काम क्या है, इट कॉज द वाटर फ्लो फ्रॉम द पेरीसाइकल इनटू जाइलम। पेरीसाइकल से जाइलम की तरफ क्या करता है, वाटर का फ्लो ये प्रेशर बढ़ाता है। उसके साथ साथ वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कंडक्शन में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर किसी भी सपोज या आप पे एक प्लांट है, इसके रूट क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जाइलम तक पहुंचा रहे, तो ऊपर जाना है वाटर को प्लांट में, उसके लीफ तक, उसके फ्रूट्स तक, उसके फ्लावर तक वाटर को पहुंचना है। तो नीचे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, वाटर का फ्लो कर रहा है। तब कौन सा प्रेशर हेल्प करेगा, यहाँ पे रूट प्रेशर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, उसे कहा जाता है यहाँ पे मैनोमीटर। तो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रूट प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रूट प्रेशर इज द मैनोमीटर। तो अभी एक चार्ट भी दिया है आपके बुक में, पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। तो अभी हमने देखा कि इसके कितने टाइप है, पाथवे के 2 टाइप है, एक होता है अपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इसके भी सब टाइप है, पहला होगा वैक्यूलर और दूसरा होगा ट्रांसमेम्ब्रेन। तो वैक्यूलर और ट्रांसमेम्ब्रेन क्या है, इसके सब टाइप है। ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं दिए, सिर्फ चार्ट दिया है। तो कभी कभी कंप्लीट द चार्ट करने के लिए भी आ सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। चलो अभी हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है उसका हमें मैकेनिज्म देखना है। अभी मैकेनिज्म से पहले आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 119 देखो, वहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप लोग देखो। पहला एक ही क्वेश्चन है वहाँ पे, यू नो दैट वी नीड वाटर पम्प टू लिफ्ट वाटर एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर कोई भी हम बिल्डिंग में रहते हैं, अगर बिल्डिंग के ऊपर हमारा जो वाटर टैंक रखा है उसमें अगर हमें पानी का फ्लो करना है, तो नीचे से ऊपर पानी को भेजने के लिए हमें क्या पड़ता है, यहाँ पे पंप की ज़रूरत पड़ती, वाटर पंप की ज़रूरत पड़ती। ऐसे ही वाटर ऊपर नहीं चला जाएगा, पाइप कितने भी पाइप लगाओगे तो भी वाटर का फ्लो नहीं होगा,
कहाँ से? नीचे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक नहीं हो सकता, वाटर पंप की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाउ डज द प्लांट लिफ्ट द वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू कैनोपी विदाउट एनी पंप? तो ये जो प्लांट होते हैं किसी भी पंप के बिना सॉइल में से ऊपर के फ्लोर तक, मतलब उसके जो लीव्स होंगे, उसके जो ब्रांचेस होंगे, उसके बाद फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वहाँ तक पानी को क्या करते, पहुँचाते हैं बिना किसी पंप के। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि इसके पास दो रीज़न है। क्या है? इन प्लांट वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम सॉइल अप टू द कैनोपी बाय मेनली टू प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस अभी मैंने बताया आप लोगों को, पहला उसके पास होता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या करेगा? किसी भी प्लांट में, सपोज एक प्लांट है तो यहाँ से अगर वहाँ उसने वाटर को एब्सॉर्ब किया है तो ऊपर पहुँचाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके। और दूसरा होता है यहाँ पे, उसका नाम है, दूसरा भी एक रीज़न है, उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पुल पता है? ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो भी लीव्स होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं? वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो उसके वजह से भी ये होगा। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? सपोज यहाँ पे ऐसे लीफ है, ऐसे समझो लीफ क्या कर रहा है? वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा? नीचे से वाटर को यहाँ पे क्या करेगा? थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। इसीलिए इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या है? विदाउट यूजिंग एनी पंप वाटर क्या हो सकता है? यहाँ पे लिफ्ट हो सकता है फ्रॉम रूट टू द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिख सकते हो? तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। पहला पॉइंट क्या होगा? इन प्लांट वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम सॉइल अप टू, क्या होगा? कैनोपी कहा गया है। कैनोपी मतलब एनी पार्ट, बाय मेनली बिकॉज ऑफ टू प्रोसेसेस। पहला होगा रूट प्रेशर और दूसरा होगा ट्रांसपिरेशन पुल। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड exert the pressure which push water upward in xylem. Here water is transported due to root pressure. तो एक प्रेशर है जो क्या करता है? वाटर को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है और पुश करता है ऊपर, उसे रूट प्रेशर कहा जाएगा। वाटर गेट इवापोरेटेड फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में लीफ में से वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है, मतलब स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू विच ट्रांसपिरेशन पूल इज जनरेटेड। तो ट्रांसपिरेशन पूल यहाँ पे जनरेट होता है। जो लिप के वेसल्स होते हैं वो क्या करेंगे? एक पुलिंग प्रोसेस दिखाएंगे जिसमें वाटर को क्या किया जाएगा? वाटर को यहाँ जाइलम टिश्यू से और ट्रैकिया से क्या किया जाएगा? एब्सॉर्ब करके लिप में से बाहर निकाला जाएगा। तो ये दो रीज़न की वजह से क्या होता है? यहाँ पे किसी भी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो अभी हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये तो हमने क्वेश्चन देख लिया, एक एडिशनल था। इसमें आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो इन प्लांट जो होते हैं उनमें वाटर एब्सॉर्प्शन मेनली 2 प्रोसेस की वजह से होता है। एक होता है पैसिव एब्सॉर्प्शन और दूसरा होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन। हम दोनों को 1 बाय 1 देखते। तो चलो पहला देखते हैं पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या होता है। जितना प्लांट पानी यूज़ करता है, सपोज 100% पानी यूज़ कर रहा है प्लांट, जितना भी प्लांट पानी यूज़ करेगा, अबाउट 98% ऑफ द टोटल वाटर एब्सॉर्ब्ड इन प्लांट ऑकर्स पैसिवली। पैसिव मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिविंग सेल क्या है? इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो 98% क्या होता है? पैसिवली क्या होता है? वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। इन दिस मतलब जो पैसिव एब्सॉर्प्शन होगा, लिविंग सेल जो होते हैं रूट के, वो कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं करते। एब्सॉर्प्शन में उनका कोई भी रोल नहीं होता। कहाँ पे? पैसिव एब्सॉर्प्शन में। और 98% ऑफ प्लांट का जो वाटर है वो क्या होता है? पैसिवली एब्सॉर्ब होता है, जिसमें रूट के लिविंग सेल कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। क्यों नहीं करते? चलो देखते क्यों नहीं करते। तो देखो क्यों ऐसा हो रहा है। तो लिविंग सेल यहाँ पे जो रूट के लिविंग सेल यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते पैसिव एब्सॉर्प्शन में, जबकि 98% यहाँ से ही पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ड्राइविंग फोर्स होता है। कौन सा ड्राइविंग फोर्स होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन पूल का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है? कोई भी प्लांट है, सपोज ये प्लांट का लीफ है, यहाँ से नीचे से पानी आ रहा है और ये लीफ क्या कर रहे हैं? उस वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में
कन्वर्ट कर रहे। तो जितना पानी स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा ये पुल उतना पानी को नीचे से ऊपर खींचता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी लिविंग सेल को इन्वॉल्व होने की या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती ड्यूरिंग द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है, ये फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। कौन सा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन पूल है, ट्रांसपिरेशन पूल है, ये ट्रांसपिरेशन पूल क्या करेगा, वाटर को खींचेगा। ओके, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसीड होता है बाय द डीपीडी। ओके, यहाँ पे अगर ये प्रोसेस इस ड्राइविंग फोर्स के वजह से हो रही है तो यहाँ पे कोई भी एटीपी, कोई भी एनर्जी यहाँ पे खर्च नहीं होगी। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर एनर्जी का नहीं होगा, एनर्जी यहाँ पे यूज़ ही नहीं होती। अगर सेल इस प्रोसेस में क्या करते, इन्वॉल्व होते, तो वो एनर्जी को यूज़ करते, एटीपी को यूज़ करते। बट ये प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हो रही है, ड्राइविंग फोर्स की वजह से हो रही है, कोई भी लिविंग सेल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी एनर्जी का खर्च नहीं होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर एनर्जी का या एटीपी का नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है पैसिव। पैसिव मतलब इनएक्टिव, जहाँ पे एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैसिव एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, मूव होता है इन द अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता है, मूव होता है। तो लिविंग सेल यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, इसलिए किसी एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। अगर एनर्जी का यूज़ नहीं होगा तो उसे क्या कहोगे, पैसिव एब्सॉर्प्शन। ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ये कब होती है, एट द डे टाइम होती है। क्यों, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होता है, तभी क्या करेंगे, जो लीफ होते हैं प्लांट के, तो वो लीफ क्या करते हैं, वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसीलिए ये जो पैसिव एब्सॉर्प्शन है ये ऑकर्स होता है ओनली एट डे टाइम एंड इट स्टॉप एट द नाइट। रात के समय में ये क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा, क्योंकि तब ये प्रोसेस ही नहीं होती। रात के समय में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर रात में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगी तो पैसिव एब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो ये पैसिव एब्सॉर्प्शन कब दिखता है, ओनली एट द डे टाइम हमें क्या होगा, दिखेगा। एंड नाइट को क्या हो जाएगा, ये स्टॉप होगा व्हेन द ट्रांसपिरेशन स्टॉप। रैपिड जो होगा ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ टेंशन इन द जाइलम वेसल्स। अगर रैपिड हो रही है प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा धूप है और वाटर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी ही वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होता है, जो जाइलम टिश्यू होते हैं उन पे क्या होता है, उन पे टेंशन क्रिएट होता है। और यहाँ पे निगेटिव वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तब क्रिएट होता है। अगर उसके कैपेसिटी से उससे ज़्यादा वाटर खींचा जाएगा तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू जाइलम इनटू द रूट। ये टेंशन जाइलम क्या करता है, रूट तक पहुँचा देता है, मतलब वो रूट से पानी को खींचने लगेगा। अगर लीफ जाइलम से पानी को खींच रहे हैं तो जाइलम क्या करेगा, रूट से पानी को खींचने लगेगा। तो वो टेंशन जो जाइलम है वो कहाँ पहुँचा देगा, रूट में पहुँचा देगा। कॉन्सिक्वेंटली वाटर इज पुल्ड अपवर्ड पॉजिटिवली। तो ये क्या है, जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, उतना पानी को खींचने का क्या एबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर ये ज़ोर से खींच रहा है यहाँ से तो ये भी ज़ोर से खींचेगा और वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे होती रहेगी। सो ड्यूरिंग पैसिव absorption no ATP is utilized, thus rate of respiration is not affected। अगर यहाँ पे ATP यूज ही नहीं होती तो प्लांट का जो रेस्पायरेशन का रेट है उस पर पैसिव एब्सॉर्प्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रेस्पायरेशन पे इफेक्ट कब होगा, जब कोई भी प्रोसेस एटीपी मतलब एनर्जी को क्या करती है, यूज़ करती है। लेकिन ये प्रोसेस तो एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रही है, ये जो ट्रांसपिरेशन पूल है उसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है। तो अगर यहाँ पे एटीपी का कोई यूज़ नहीं होता, एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होता, तो इस प्रोसेस का जो प्लांट का रेस्पायरेशन है रेट, जो रेस्पायरेशन का रेट है उस पर कोई भी अफेक्ट या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड हमें देखना है एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता क्या है। एक्टिव मतलब यहाँ पे क्या है, अभी एनर्जी या एटीपी यूज़ होगा, एक्टिव का मीनिंग ही वही है। तो यहाँ पे देखो, इन दिस प्रोसेस और इन दिस एब्सॉर्प्शन वाटर इज एब्सॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट। तो रूट हेयर के एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर एब्सॉर्ब होगा। और जो भी लिविंग रूट सेल होंगे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, जो रूट के सेल होंगे लिविंग सेल वो इन्वॉल्व होंगे इन द एब्सॉर्प्शन। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कौन होता है, रूट प्रेशर होता है, जो क्या कहाँ पे डेवलप हुआ है, लिविंग सेल में डेवलप हुआ है रूट के।
जब कंटिन्यूस वाटर का फ्लो होता रहता है तो वाटर क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसे क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर की वजह से नीचे से पानी को क्या है, ऊपर तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहेंगे एक्टिव एब्सॉर्प्शन, जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है और रूट के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन जो कि रूट प्रेशर की वजह से होगा, ये कब ऑकर होगा, जनरली एट नाइट टाइम पे। मतलब डे टाइम पे क्या होता है, पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, और नाइट टाइम पे क्या होगा, एक्टिव एब्सॉर्प्शन होगा। जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, नाइट में स्टॉप होती है। क्यों, नाइट के टाइम पे क्या होते हैं, जो भी स्टोमेटा होते हैं, लीफ के अंदर ये सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वो क्लोज होते हैं तो तब क्या है, ये ऑपरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। और जब भी ये ऑपरेशन की प्रोसेस स्टॉप होगी, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसपिरेशन स्टॉप। जब ट्रांसपिरेशन स्टॉप होगा तो पैसिव एब्सॉर्प्शन भी स्टॉप होगा, और जब पैसिव एब्सॉर्प्शन स्टॉप होता है तब एक्टिव एब्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके, एज वाटर एब्सॉर्प्शन इज अगेंस्ट डीपीडी, डीपीडी के अगेंस्ट वाटर को क्या किया जाए, एब्सॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लांट के सेल में एनर्जी कौन जनरेट करता है, जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है सेल की, वो क्या करती है, एनर्जी को जनरेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। अगर वो एनर्जी जनरेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, वाटर को एब्सॉर्ब करने में उस एनर्जी को खर्च कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी जो इफेक्ट होगा, रेस्पिरेशन जो होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा ड्यू टू द एक्टिव एब्सॉर्प्शन। और यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब वो यूज़ होगी, इसीलिए इस टाइप के एब्सॉर्प्शन को क्या कहा जाता है, एक्टिव एब्सॉर्प्शन। अभी ये जो एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन और दूसरा होता है नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। तो चलो दोनों को भी देख लेते हैं डिटेल में। तो चलो अभी हम देखते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन जो है उसके दो टाइप है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। तो एक्टिव एब्सॉर्प्शन के दो टाइप है एक्टिव के, पहला है ऑस्मोटिक और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक। तो जो ऑस्मोटिक है वो क्या कहते, दो साइंटिस्ट थे, पहले का नाम था एटकिन और दूसरे थे प्रेस्टली। इन 1922 इन दोनों ने प्रपोज किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक्चुअली, वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू जाइलेम, सॉइल से जाइलेम तक वाटर जो पहुंचाया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है, ऑफ द रूट, कौन कर रहा है, ये रूट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट है उसके हिसाब से क्या हो रहा था, ये एब्सॉर्प्शन हो रहा था, तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन दिया। तो यहाँ पे देखो, ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर मतलब यूज़। ओके, तो एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा अगर ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करनी होगी प्लांट में तो। बट सच एब्सॉर्प्शन, ये जो एब्सॉर्प्शन इन्होंने देखा था, ये क्या कर रहा था, नॉट डायरेक्टली रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये एब्सॉर्प्शन डायरेक्टली, इस एब्सॉर्प्शन को डायरेक्टली किसी भी एनर्जी के यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ऑस्मोटिक कंडीशन अगर क्रिएट करनी है प्लांट में तो उसने एनर्जी को यूज़ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो एब्सॉर्प्शन हो रहा है वो डायरेक्टली एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे थे। फिर आगे देखो, जो ग्रेडियंट थे डीपीडी वो डेवलप कर रहे थे, कहाँ से डेवलप हो रहे थे, फ्रॉम द सेल ऑफ इपीब्लेमा। इपीब्लेमा मतलब जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, इपीडर्मेटा कहा जाता है उसे, वो लेयर, टू द पेरीसाइकल। पेरीसाइकल मतलब जो कॉर्टेक्स के अंदर का लेयर होता है वहाँ तक, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल ऑफ रूट। तो लिविंग सेल जो होता है रूट का, उसके एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, एब्सॉर्प्शन हो रहा था, इपीब्लेमा से पेरीसाइकल तक वाटर क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। एज प्रोसेस इज कंटिन्यूस, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रही तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, रूट प्रेशर क्रिएट होता हुआ। किसने किया, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, मतलब कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है, उसे ही रूट प्रेशर कहा जाता है। तो ये रूट प्रेशर कहाँ पे डेवलप हो गया, फिर रूट के सेल के अंदर रूट प्रेशर क्या हो गया, डेवलप हो गया ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर। और जैसे रूट प्रेशर क्रिएट हुआ, रूट प्रेशर क्या करने लगा, फोर्स करने लगा वाटर को फ्रॉम द पेरीसाइकल टू द जाइलम। तो ये जो पेरीसाइकल का लेयर था वहाँ से जाइलम के अंदर क्या करने लगा, वो फोर्स करने लगा वाटर को पीछे से, और उसी फोर्स की वजह से वाटर क्या हुआ, स्टेम में भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। जैसे हम सोचो कि भीड़ में खड़े, बहुत भीड़ है और हमें आगे जाना है, तो हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं होती, पीछे के लोग या हमें क्या करते हैं,
आगे ढकेलते रहते, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो रूट हेयर था ये वाटर को कंटिन्यूस एब्सॉर्ब करके अंदर जो अलग अलग लेयर थे उसमें पास कर रहा था। तो यहाँ पे आने वाले वाटर को फिर से फ्लो में वाटर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा आगे चल, ये बोलेगा इसको आगे चल, ये बोलेगा आगे चल। ऐसे करते करते स्टेम तक वाटर को क्या करता है, ये रूट प्रेशर पहुँचा देता है। यहाँ पे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। सेकंड हमें देखना है एक्टिव एब्सॉर्प्शन का टाइप, नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। यहाँ पे भी दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्रैमर और दूसरे का नाम था थाइमन। इन 1959 उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया एक थ्योरी को जिसे कहा जाता था नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन थ्योरी। ये नाम याद रखो, एमसीक्यू में कभी कभी आते। तो क्या थी ये थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या था, सम टाइम, हमेशा नहीं, सम टाइम वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमने जो जो देखे अभी तक, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद टर्जर प्रेशर, उनके अगेंस्ट जाके कभी कभी क्या करता है, सम टाइम वाटर क्या करता है, सॉइल से एब्सॉर्ब किया जाता है। वैसे कंडीशन हो सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन, तो तब भी क्या करना पड़ता है, सर्वाइव के लिए प्लांट के ऐसा करना पड़ता है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से उनके अगेंस्ट जाके वाटर को क्या किया जाएगा, एब्सॉर्ब। यहाँ पे लिखा है सम टाइम, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा जो एब्सॉर्प्शन होगा उसे क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। तो यहाँ पे होगा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी किसने रिलीज की है, और एनर्जी रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है प्लांट का, वो जो एनर्जी को रिलीज करता है, वो एनर्जी को क्या है, कभी कभी प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करने में भी यूज़ कर लेते हैं। जब वाटर क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट जाके क्या करना पड़े, एब्सॉर्ब करना पड़े, तब क्या करते हैं प्लांट, जो रेस्पायरेशन की एनर्जी है उसे क्या करते, यूज़ करते। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है रेस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, लेस होगा, तब क्या होता है, ये क्या करता है, रिटार्ड करता है, मतलब अफेक्ट करता है वाटर एब्सॉर्प्शन को। वाटर एब्सॉर्प्शन को ये अफेक्ट ही करेगा। क्यों, क्योंकि जितना ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा उतना रेस्पायरेशन प्रोसेस कम होगी, जितनी रेस्पायरेशन प्रोसेस कम होगी उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी कम रिलीज होगी ये वाटर का एब्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिटार्ड होगा मतलब अफेक्ट होगा, लोअर होगा। लो टेम्परेचर रिटार्ड्स द वाटर इनटेक। वाटर इनटेक को लो टेम्परेचर भी क्या करता है, रिटार्ड करता है। मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर कम है तभी ये प्रोसेस क्या होगी, अफेक्ट होगी। बिकॉज डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पायरेशन। तो टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाता है, रेस्पायरेशन का रेट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसकी वजह से एब्सॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर। कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ रेस्पायरेशन, और उसके वजह से भी वाटर का जो अपटेक होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसे हम कहेंगे नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। जब जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से उनके अगेंस्ट जाके कभी कभी वाटर को एब्सॉर्ब करना पड़ता है, तब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से यूज़ होती है, जो रेस्पायरेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट है एनर्जी, उसी एनर्जी को एटीपी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये कुछ फैक्टर है, अगर पुअर वाटर सप्लाई है तभी ये कम होगा, लो टेम्परेचर है तभी ये कम होगा, और मेटाबॉलिक इनहिबिटर अगर यूज़ किए जाएंगे तभी ये एब्सॉर्प्शन, इस टाइप का एब्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो दो टॉपिक थे, मैकेनिज्म भी हमने अच्छे से देख लिया और एब्सॉर्प्शन भी हमने अच्छे से देख लिया। इसमें जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, एडिशनल क्वेश्चन थे, सारे हमने देख लिए। आप लोग नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, खुद का ख्याल रखो। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन हुआ, तो दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।